नमस्कार, मैं अनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बड़ी अपडेट। ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज सुर्खियों में है और अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, एडिटर सूरज जी, हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो से ज्ञानेश जी, उत्तराखंड से हमारे साथ महेश जी हैं, जो तमाम बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे पहले हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज क्या प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है अखबारों में और क्या सुर्खियों में है। एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। पाकिस्तान के हालात दिन पर दिन और खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि जो पीओके है, पीओके के लाखों लोग एकत्रित होके मुजफ्फराबाद जाके वहाँ प्रदर्शन करने लगे हैं। और भी आसपास के जो 10 जिले हैं, वहाँ 10 जिलों से लोग धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं। उनकी मांग है कि जब तक हम पाकिस्तान के देश में रहेंगे तब तक हमें आज़ादी नहीं मिलेगी और ना ही हमें कोई सुविधा मिलेगी। तो इस प्रकार से कोई सुविधा नहीं मिलने के कारण से जो है हमें अलग देश चाहिए, या हमें कुल मिला के पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। कोई सुविधा नहीं मिलेगा, ना किसी प्रकार से कोई स्थिति सुधार आ रहा है। और हमें तो पाकिस्तान से अलग, या तो अलग देश बना दे या हमें भारत के साथ ही रहने दें। जिस प्रकार से कुछ दिनों से भारत के जो बड़े नेता है, चाहे राजनाथ सिंह हो या अमित शाह हो, इन्होंने पीओके के लिए बोल रहे थे, उससे लग रहा था कि पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है। और अब उसका असर दिखने लगा है कि मुजफ्फराबाद में वहाँ लाखों लोग एकत्रित हो गए हैं और एकत्रित होके वहाँ नारा लगा रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। तो ये एक बड़ी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है इस पर नजर रहेगी यूएन के भी। और पाकिस्तान के अंदरूनी मामला अब नहीं रहा ये, क्योंकि पीओके 100% पाकिस्तान का हिस्सा तो नहीं है, वो भारत का हिस्सा रहा है। वो पाकिस्तान का कब्जा है इस पर। तो इसको देखते हुए ये जो आंदोलन है, इसमें ये कहा जा रहा है कि इस आंदोलन में जिस प्रकार से लोग इकट्ठे होके वहाँ ये बोल रहे हैं कि हमें अति शीघ्र पाकिस्तान से रिलीज किया जाए, हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। इसी के बीच में पाकिस्तानी जो रेंजर्स हैं, उनके गोलीबारी से 4 लोगों की मौत भी हो गई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो एक आध महीने के भीतर ही जो है कुछ बड़ा वहां पर होने वाला है। और पीओके का कब्जा खत्म होने वाला है, ऐसा बयान भी जयशंकर जो विदेश मंत्री है उन्होंने भी दिया है। और रक्षा मंत्री ने भी कई बार बोल चुके हैं कि अभिन्न अंग है भारत का पीओके। आप कब्जाधारी हो, आप उस पर हुकूमत कर रहे हो, लेकिन ये आपका हिस्सा नहीं। जिस प्रकार अब ये मुजफ्फराबाद और में असेंबली का घेराव करने वाले हैं ये प्रदर्शनकारी, तो उससे पाकिस्तान सरकार भी अलर्ट हो गई है और रेंजर्स के तैनात वहां पर कर दी गई है। बिल्कुल। इसी प्रकार से एक और खबर है जो राफे से है। राफे से 3.5 लाख लोग बेदखल हो गए हैं। अब शरणार्थी कैंप में भी जगह नहीं है। तो आप देखिए, जिस प्रकार फिलिस्तीन में और इजराइल के बीच में जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई के बीच में इस प्रकार की खबर बिल्कुल चिंता में डालने वाला है कि और जिसपे एक तो वहां पर किसी भी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं है, और खाने पीने के जो रसद है वो भी यातायात की व्यवस्था ना होने के कारण से वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसीलिए पानी की व्यवस्था नहीं है, तो समुद्र किनारे है और पानी की व्यवस्था ना होने के कारण से वो लोग भी प्यासे है और खाने के लिए व्यवस्था नहीं है। किसी प्रकार से कोई लेने के लिए नहीं जा सकते हैं। जो रसद वो वहां पर पहुंचा रहे हैं हवाई मार्ग से, उसी से ये लोग जीवित है। और 3.5 लाख लोग पहले से ही वहां पर थे, और उसके बाद लगभग इतने ही लोग और बेदखल हो गए हैं अपने घरों से। ऐसी स्थिति में वहाँ कैपेसिटी भी नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। और यदि कोई आंधी तूफान चलते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पे ये लाखों लोग वहाँ जान गंवाने की कगार पर आ जाएंगे। और आज इस प्रकार से ये खबर आ रही है कि गांजा में सिर्फ 12 हॉस्पिटल चल रहे हैं। संकट में 1.5 लाख गर्भवती महिलाएं हैं।
तो 1.5 लाख गर्भवती महिलाएं हैं, उनको लेके वहाँ केवल 12 हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है, वो भी छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं। तो ऐसे में ना महिलाओं को वहाँ पर उपचार मिल पा रहा है, ना ही जो बच्चे, हजारों बच्चे डेली मर रहे हैं वहाँ। इसको लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ना केवल इस पे चिंता जाहिर की है, बल्कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, उन्होंने भी बेंजामिन नेतन्याहू को समझाने की कोशिश की है कि इजराइल की आप इसको समाप्त करो, लेकिन हमास में जो इजरायली जो सेना है वो बंदी है। जब तक वो छोड़ेंगे नहीं तब तक जो है इस प्रकार के जो किसी भी प्रकार से समझौता से बातचीत करने के लिए भी इनकार कर दिया है। तो अब ये देखा ये जा रहा है दिन पर दिन वहाँ स्थिति बहुत बेकाबू है। आज जिस प्रकार अखबार में उनके चित्र सहित प्रकाशित किया गया है और चित्र को प्रिंट किया गया है, ये निश्चित रूप से जो है सोचने वाली बात है और मानवता पर वहाँ खतरा उत्पन्न हो गया है। इसमें एक और अंतिम खबर है कि पुतिन ने अपने पुराने दोस्त सर्गेई को रक्षा मंत्री पद से हटा दिया है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन में जिस प्रकार के युद्ध अभी हमें देखने को मिल रहा है, उसी युद्ध के चलते कई बड़े अधिकारी, कई बड़े पदाधिकारी को पुतिन अब तक हटा चुके हैं। लेकिन ये जो है बहुत चौंकाने वाला निर्णय था पुतिन का, क्योंकि इस निर्णय ने ये साबित कर दिया है कि जो उनके बहुत नजदीकी दोस्ती है जिनसे है, वो भी अब उन पर भी अब भरोसा उनका डगमगाया हुआ है। तो पुतिन का ये निर्णय, वो भी अभी चिंतित है कि ऐसा ना हो कि हमें भी इस पद से हटा दें। लेकिन तय ये है कि पुतिन अभी अकेले जी नहीं, अभी हाल ही में उन्होंने पुनर्चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बनने में सफल हुए हैं, लेकिन उनके साथ जो है अपने ही छोड़ने लगे हैं। इस कारण से निश्चित रूप से रूस में कुछ नया देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी यूक्रेन से युद्ध ना जीतना ये दुनिया में एक्सपोज हो गया है। रूस की अभी यूक्रेन के साथ में युद्ध नहीं जीत पाए, छोटा सा देश है, फिर भी जो है रूस जैसे ताकतवर देश भी उन पर विजय नहीं पा पाए, उनसे युद्ध खत्म नहीं करा पाए। तो इन सब चीजों को लेके पुतिन निश्चित रूप से चिंतित होंगे कि दिन पर दिन हमारे अपने ही छोड़ते चले जा रहे हैं और दुनिया में हमारे बदनामी हो रहे, चाहे देश की हो चाहे पुतिन की खुद की हो। तो अभी आगे हमें इस प्रकार के निर्णय रूस से और देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हम सीधे चलेंगे हमारे एडिटर सूरज जी के पास, क्योंकि कल बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम जो हैं सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया और ये जो खबरें हैं प्रमुखता से प्रकाशित भी की गई है। और आज उनका जो शव है वो दिल्ली से पटना पहुंचेगा, उनका जो पार्थिव शरीर है। इसको लेके और तमाम क्या अपडेट आ रही है हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। निशा, बिहार के जो पूर्व सीएम थे और पूर्व राज्यसभा सदस्य रहे हैं सुशील मोदी, में उनका निधन हुआ। हालांकि लंबे समय से बीमार थे और बताया जा रहा था कि दिल्ली उनका इलाज चल रहा था। बताना चाहूंगा कि सुशील मोदी जो है वो डीपी आंदोलन से जुड़े हुए थे 2005 से 2013 तक और जुलाई 2017 का नवंबर 2020 तक वो डिप्टी सीएम रहे हैं। एक जो उनका रहा है और अब वो दुनिया को अलविदा कह गए। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरह से चुनाव का जो माहौल चल रहा है, चौथे चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन बार प्रत्यारोप, आरोप, पलटवार की धार अब और तेज होती जा रही है, क्योंकि जहां जी जी हम सीधे चलेंगे और उत्तराखंड की तमाम अपडेट लेंगे उत्तराखंड से। महेश जी, उत्तराखंड में आज क्या सुर्खियों में, क्या प्रमुखता से प्रकाशित हुआ अखबारों में, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। अभी आज निशा जी मैं बता दूं कि कल जो सीबीएसई का रिजल्ट आया है उसमें 17 सीबीएसई के जोन हैं। उसमें हम यह मान के चलें कि उत्तराखंड में 11वां स्थान प्राप्त किया है सीबीएसई ने 12वीं में, और मैं जोन की बात कर रहा हूं, पूरे जोन की। और यहाँ जो 14वां स्थान प्राप्त किया है वो 10वीं में उनकी कैटेगरी में रहा है। खासकर
मैं बात करूं तो उत्तराखंड की बालिकाओं ने टॉप किया है, तो दूसरे स्थान पर बालक रहे हैं। बिल्कुल। साथ ही निशा जी की चार धाम यात्रा चल रही है, यात्री बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं वो सभी ध्वस्त हो गए हैं। प्रमुखता से हर अखबार ने यही सुर्खियां अपने अखबारों में छापी हैं। बिल्कुल। दूसरा जो बड़े मुद्दे रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम रही है, वो आई थी यहाँ पर और उन्होंने एक बड़ा मुद्दा रखा था कि जो प्रदेश के उत्तराखंड प्रदेश से अन्य प्रदेश से बच्चे आकर के यहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी एक तरीके से जांच दोबारा कर ली जाए, पुलिस वेरिफिकेशन कर ली जाए, प्रशासनिक एक व्यवस्था बना ली जाए, ताकि जो बच्चों माता पिता के अलग आए में हैं उनको वापस रिटेन किया जाए। बिल्कुल जी। दिशा जी, एक प्रमुखता से और रहा है, कल का जो चुनाव रहा है, जो चौथे चरण का चुनाव हुआ है, उस पर भी विभिन्न पार्टियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी हैं जी। चाहे वो कन्नौज की सीट रही हो, चाहे वो मिश्रित रही हो, उन्नाव रही हो, सभी सीटों पर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो मिली जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। खास करके जो मतदान कम हो रहा है उस पर लोगों की चिंता बनी हुई है कि ऐसा क्या व्यवस्था है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज की जो चिंतक हैं वो परेशान हैं। बिल्कुल जी। जी, हम उत्तर प्रदेश की तमाम अपडेट ले लेंगे। ज्ञानेश जी हमारे साथ उत्तर प्रदेश में से हैं। उत्तर प्रदेश में ज्ञानेश जी क्या लगातार सुर्खियों में है, क्या बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के हमारे दर्शकों के साथ साझा करें? निशा, देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कल जो है चौथे चरण में प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। शाम को 6 बजे तक अगर हम मतदान औसत की बात करें तो 58.9% मतदान संपन्न हुआ। वहीं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा 64.73% मतदान जो है वो लखीमपुर खीरी में हुआ और सबसे कम मतदान जो है वो 53.6% मतदान कानपुर में हुआ। वहीं ददरौल विधानसभा उप निर्वाचन के लिए 53.31% मतदान हुआ है और मतदान प्रक्रिया के दौरान 14,126 मतदेय स्थलों पर की गई वेब कास्टिंग की व्यवस्था की गई थी। बिल्कुल। और कुल 5,420 मतदेय स्थलों पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है। वहीं हम बात करेंगे कि जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने उन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया कि सामान्य निर्वाचन 2024 के चतुर्थ चरण में प्रदेश के जो 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में शाहजहांपुर, खीरी, धरौरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच के साथ ही ददरौल विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। और उन्होंने बताया कि चौथे चरण की 13 लोकसभा सीटों में जनपदों से जो जानकारी प्राप्त हुई है 6 बजे तक औसतन 58.9% मतदान हुआ है। बिल्कुल। उन्होंने यह भी बताया कि मतदान प्रतिशत में कुछ बदलाव संभव भी है जिसे वोटर टर्न आउट ऐप पर देखा जा सकता है। जनपदों से प्राप्त सबसे ज्यादा मतदान खीरी में 64.73% और सबसे कम मतदान कानपुर में 53.6% पड़ा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो धरौरा में 54.45%, वहीं सीतापुर में 61.91% और कन्नौज में 61%, शाहजहांपुर में 53.24% वोटिंग हुई है। वहीं उन्नाव में 55.44% और मिश्रिख में 55.79%, इटावा में 56.38% मतदान पड़ा। वहीं हम बात करेंगे निशा की 5,420 मतदेय स्थलों पर वीडियोग्राफी की गई और चतुर्थ चरण के पोस्टल बैलेट मतदान हेतु 85 वर्ष की आयु से अधिक के मतदाता, दिव्यांग, अनिवार्य सेवाएं तथा मतदान कार्मिक में 35,045 मतदाताओं द्वारा पोस्टल बैलेट पर वोट डाली गई। इस तरीके से जो निर्वाचन मुख्य अधिकारी रेणवा ने मीडिया को बताया। वहीं हम बात करेंगे आपकी जो आज है मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बनारस में नामांकन करेंगे और सबसे पहले वो गंगा स्नान करेंगे और पीएम काल भैरव मंदिर में पूजा करेंगे। वहीं 11 बजे नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। बिल्कुल जी। और नामांकन में 12 राज्य के सीएम शामिल होंगे। वाराणसी लोकसभा से तीसरी बार पर्चा भरेंगे।
बिल्कुल। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन में रहेंगे और केंद्रीय मंत्री और भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जी। वहीं हम बात करेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो आज का कार्यक्रम है वो अमेठी लोकसभा में सीएम योगी की जनसभाएं अपनी करेंगे और दोपहर 2:55 पर जगदीशपुर अमेठी में जनसभाएं करेंगे। जी जी। वहीं निशा में बात करूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आज जालौन और झांसी में अपनी जनसभाएं करेंगे। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं करेंगे। वहीं दोपहर 12:30 पर कोच रोड उराई में जनसभाएं करेंगे। जी जी। निशा में बात करूंगा कि अमेठी में 2 दिग्गज नेताओं का आगमन होगा। अलग अलग 2 स्थानों पर बीजेपी की जनसभा, बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा होगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपनी जनसभा करेंगे। जी। और अमेठी की बात करें तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज अमेठी का दौरा करेंगी और प्रियंका आज तिलोई विधानसभा में नुक्कड़ सभाएं करेंगी। फुर्सतगंज पीढ़ी, सराय महेश और शाहमाऊ में नुक्कड़ सभा, मोहनगंज, तिलोई, रस्ता मऊ, राजा फतेहपुर में जनसभा। जी जी बिल्कुल। और हम सीधे एक्टर सूरज जी के पास जाएंगे क्योंकि कल 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग हुई है और अगर देखा जाए तो सबसे अधिक वोटिंग अगर जो हुई है तो पश्चिम बंगाल और सबसे कम वोटिंग स्तर हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। इसको लेकर तमाम और क्या अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करें सूरज जी। जी सूरज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी निशा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी। जैसे कि आपने कहा कि श्रीनगर की जो मतदान प्रतिशत को लेकर के, लेकिन एक उल्लेखनीय बात यहाँ ये रही है कि ऐसे 100 बूथ थे जिन 100 बूथों पर 2019 में एक भी वोट नहीं डाला गया था, उन बूथों पर कतार देखी गई। स्वाभाविक बात है कि रिकॉर्ड बना है, वहां पर एक नया रिकॉर्ड बना है कि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद श्रीनगर में पहले लोकसभा चुनाव का जो मतदान था उसमें 40% वोटिंग हुई। हालांकि 1996 के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो कल देखी गई है श्रीनगर में, क्योंकि यहाँ पर 2019 में केवल 13% वोटिंग हुई थी और 2024 के चौथे चरण में देखा गया है श्रीनगर की लोकसभा सीट पर 40% वोटिंग हुई है। यहाँ पहले देखा जाता था कि आतंकवादियों की धमकी मिल जाती थी या अलगाववादी कुछ इस तरह के पर्चे फेंक जाते थे तो मतदान नहीं होता था, लेकिन जहाँ आतंकी बुरहान के गांव में कल उत्साह देखा गया मतदान को लेकर के, वहीं अलगाववादियों के गढ़ में भी बेखौफ वोटिंग हुई है। हालांकि यहाँ पहले पुलवामा के काकोपारा में देखा गया था कि बहिष्कार की अपील हुई थी और पहले चरण से पहले जो चुनाव हुए हैं पहले, दूसरे और तीसरे चरण के, वहां पर मतदान के प्रतिशत को लेकर के बात हुई कि 30% वोटिंग हो पाई थी, लेकिन श्रीनगर लोकसभा सीट पर 40% वोटिंग यह बताती है कि अब, क्योंकि यहाँ 28 साल का रिकॉर्ड टूटा है और 28 साल का रिकॉर्ड टूटना मतलब बड़ी बात होती है कि धारा 370 खत्म हो जाने के बाद में ये जो मतदान हुआ है, इस मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। यदि हम बात करें कि पश्चिम बंगाल में 82% वोटिंग हुई थी 2009 में, लेकिन कल केवल 78% वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश के परिदृश्य में यदि बात करें तो मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर चौथे चरण में मतदान हुआ है और इन 8 सीटों के साथ में मध्य प्रदेश की पूरी 29 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब 4 जून को यहाँ परिणाम आने हैं और यहाँ भी देखा जा रहा था, क्योंकि यहाँ जो सबसे हॉट सीट कही जा रही थी पहले इंदौर लोकसभा सीट, वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के पाला बदल देने से, नामांकन वापस लेने से चुनाव की तस्वीर कुछ और हो गई थी और हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पर यदि 2019 की तरह वोटिंग होती है, क्योंकि 2019 में जो वर्तमान भी प्रत्याशी हैं 2019 में भी वही प्रत्याशी थे शंकर लालवानी, और उम्मीद की जा रही थी कि शायद वो अपनी जीत का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। हालांकि कांग्रेस ने कोशिश की थी नोटा पर मोहर लगाने की, लेकिन यहाँ ये बात देखी गई कि वोटिंग परसेंट थोड़ा सा यहाँ कम रहा है, क्योंकि चुनाव में जैसा कि स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस का प्रत्याशी है नहीं। हालांकि जिन 8 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, उन 8 सीटों पर सबसे ज्यादा प्रत्याशी यदि थे तो वो इंदौर लोकसभा सीट पर थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलाकर के 14 प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में थे और यहाँ ये देखा जा रहा था कि मतदान के प्रतिशत को लेकर के जहाँ कई मंत्री थे, वर्तमान राज्य सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने यहाँ कवायद की थी,
उसका परिणाम यहाँ ये इस रूप में है कि वहां पर मतदान प्रतिशत पिछली बार की अपेक्षा कुछ कम हुआ है। दूसरी तरफ बात करूं कि सियासी घटनाक्रम जो रहा कल दिन भर चर्चा में रहा, वो रहा दिल्ली का। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सांसद हैं स्वाति, उनके साथ मारपीट का जो एक प्रकरण था कि उन्होंने आरोप जो लगाए थे सीएम हाउस में उनके साथ मारपीट की गई, वो पहले थाने गई फिर गायब हो गई, क्योंकि वो लगभग आधा घंटे से ज्यादा वो ड्रामा चला। क्योंकि स्वाति जो है उन्होंने पहले फोन लगाया, स्वाति मालीवाल ने 9:34 पर कॉल किया कि सीएम आवास में उससे बात कर रही हैं, उनके साथ मारपीट हुई है और सीएमएचओ उसके बाद मौके पर पहुंचे। बिल्कुल जी। ऐसा कि जब वहां मौके पहुंचे तो स्वाति ने उनको बताया कि उनके साथ मारपीट हुई, तो उनसे थाने पहुंचने की बात कही। 10 बजे स्वाति मालीवाल थाने आई लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं कराई जी जी। और 5 मिनट की थाने रुकी और वो चली गई। इस बीच में राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि स्वाति पर कथित हमले की जांच के लिए टीम भेजी जाएगी। हालांकि ये सारा घटनाक्रम जो रहा, उन्होंने बताया कि उन्होंने विभव का नाम भी लिया कि सीएम के कहने पर विभव ने उनके साथ मारपीट की है, क्योंकि यहाँ एक इस घटना से सियासी पारे में उछाल आया है। हाई वोल्टेज ड्रामा रहा ये। अब इसकी वास्तविकता क्या है, जांच टीम घोषित करेगी इसकी जांच रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है। कि राज्यसभा सांसद पहले फोन लगाकर पुलिस को बुलाती हैं, अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में मारपीट की बात कहती हैं और पीसीआर को फोन करके उन्होंने बताया कि सीएम के पर्सनल स्टाफ ने उनके साथ मारपीट की जी जी। डिप्टी कमिश्नर वहां पर उपस्थित रहे, उनके अनुसार जो बात हुई कि मेडिकल कराने को कहा गया तो वे वापस आने के लिए कहकर चली गई। ये पूरा सियासी घटनाक्रम जो है कल दिन भर सुर्खियों में रहा है। बिल्कुल। दूसरी तरफ यदि हम बात करें कि जिस तरह से अब अभी बताया भी गया है कि ज्ञानेश वर्मा जी ने बताया कि आज नामांकन दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन कल उन्होंने जिस तरह से जो बातें कही हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कि पहले चरण के चुनाव से लेकर के प्रति चरण का चुनाव संपन्न होता है, उसके बाद एक नई तरह की चर्चा चल जाती है। जैसे हमने पहले चरण में कुछ अलग तरह की चर्चाएं देखी, दूसरे चरण में, फिर तीसरे चरण में जहां इनहेरिटेंस एक्ट की बात आ गई, जहां आरक्षण की बात आ गई, संविधान बचाने की बात आ गई, पाकिस्तान की बात आ गई। तो लेकिन ये पाकिस्तान का मुद्दा है, ये इसमें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो कहते हैं, जैसे कि मणि सिंह करैयर का जो बयान था या फारूक अब्दुल्ला का जो बयान था, तो उन बयानों को लेकर उन्होंने कहा कि वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा है कि यदि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी तो हम पहना देंगे। ये इस तरह की जो बयानबाजी है, ये सियासी गलियारों में सुर्खियां बनती हैं और इन बातों को लेकर फिर बहस होती है। जी जी। दूसरी तरफ बात करें कि कल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो थे वो कलकत्ता में थे और कोलकाता में उन्होंने टीएमसी पर खासतौर से ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये ममता नहीं निर्ममता है। उन्होंने बताया कि टीएमसी का जो फुल फॉर्म है वो है तोड़ो मारो और काटो। तो इस राजनीति से बाहर आना है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की उन्होंने अपील की है। दूसरी तरफ अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। मुंबई में उन्होंने कहा है राम मंदिर का जब आमंत्रण दिया गया था राहुल गांधी को और कांग्रेस के नेताओं को, तो वो इसलिए नहीं आए थे कि उनको भिंडी बाजार के मतदाताओं की चिंता थी। बिल्कुल जी। जब आएंगे तो भिंडी बाजार से उनका जो वोट बैंक है वो उनके हाथ से फिसल जाएगा जी। तो इसको लेकर के जो उन्होंने तंज कसा है। दूसरी तरफ सोनिया गांधी ने कल दिल्ली में कहा है कि यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो देश की महिलाओं की किस्मत बदल जाएगी और उनकी जिंदगी बदल देने की जो घोषणाएं की हैं कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में, तो इससे यदि कांग्रेस की सरकार आती है वो न्याय पत्र की गारंटी लागू होती है, क्योंकि उन्होंने 5 न्याय और 25 गारंटी की बात कही अपने घोषणा पत्र में, वो भी होती थी। तो जी जी। इस बात को लेकर के उन्होंने आश्वस्त किया है कि यदि कांग्रेस सरकार आएगी तो देश की महिलाओं की जिंदगी बदल जाएगी। जी निशा। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी, तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव थे, जिन्होंने तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या प्रमुखता से प्रकाशित हुआ बताया। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश थे हमारे साथ ज्ञानेश और महेश जी थे, जिन्होंने तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाई। तो दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हमने जाना देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। ऐसी कौन सी खबर थी जो आज सुर्खियों में थी और सियासी गलियारों में प्रमुखता से छाई हुई थी। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई सुर्खियों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।